हेलो एवरीवन। आज हम लोग लोअर पीसीएस के लिए, लोअर पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या आने वाला जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपी पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग साइंस एंड टेक कंप्लीट कर रहे हैं। ये साइंस एंड टेक कंप्लीट है जनवरी 2025 से लेकर के अभी मई 2026 तक। जो भी डेटा रह जाएगा उस डेटा को मैं एक और वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट है। इसके बाहर मुझे नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन आएगा। जो स्टैटिक पोर्शन रह जाएगा आपका, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मतलब कि हम 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक तो करंट अफेयर का एक 1 है, एक करंट अफेयर 2 है, तीसरे नंबर पे एक हम स्टैटिक का वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये हम बनाएंगे जब आपका एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त को है, तो हम तकरीबन 15 अगस्त के आसपास इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है इसका। हम लोग शुरू करते हैं इस डेटा को। इसरो ने LVM-3 से दिसंबर 2025 के अंदर एक रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। उसका नाम है ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। अब हमें थोड़ा बहुत इसरो के बारे में भी पता होना चाहिए और ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 के बारे में भी पता होना चाहिए। ये 104th लॉन्च था श्रीहरिकोटा से। देखो, मैंने सिर्फ डेटा रखा है जो पेपर में आएगा, फालतू की कोई भी चीज़ मैंने कंटेंट के अंदर नहीं डाली है, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 9th सक्सेसफुल मिसाइल थी, ठीक है। जो ब्लू बर्ड रॉकेट है ये आपका 9th सक्सेसफुल मिसाइल है, ठीक है, 9th है। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो क्या है? जो 1962 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कमेटी, ठीक है, जिसको बोला जाता है इनकॉस्पार। ये 1962 के अंदर बनी थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था। इसको सेटअप इसलिए किया गया था कि जो स्पेस रिसर्च इंडिया के अंदर चल रही हैं या आने वाली जो फ्यूचर जो रिसर्च हैं वो कैसे स्ट्रीमलाइन होंगी, ठीक है। तो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर 15 अगस्त 1969 को इसरो बनता है। वो भी जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर अभी क्या है? अभी तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो आपका, अभी जो इसका डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली PM के अंडर में काम करता है, ठीक है। 1969 में जब इसरो बना था तब ये एटॉमिक डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता था। किसके? एटॉमिक डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, ठीक है। जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो इसरो है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4-5 साल तक लगातार मेहनत की और मेहनत करने के बाद में फिर 1975 में पहली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ये लोग, आर्यभट्ट, ठीक है। हम आर्यभट्ट के किसी भी एल्गोरिदम पे नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ काम है कि डेटा को ग्रैब करना, ठीक है। जो पेपर में आ सकता है बस उतना ही हमें पढ़ना है, फालतू की चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे कि जब 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ तो आर्यभट्ट के कौन से साइंटिस्ट थे? इसके साइंटिस्ट थे UR राव, ठीक है। जस्ट अ मिनट। इसके जो साइंटिस्ट थे वो थे UR राव। और ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट बनाई गई थी, आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी वो आपकी जो सोवियत यूनियन थी उसके साथ अपना एग्रीमेंट था, रशिया के साथ अपना एग्रीमेंट था कि हमको जो है पूरा सपोर्ट एक्सचेंज होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करोगे। इंडिया उस वक्त सपोर्ट करने की लायक स्थिति में नहीं था, तो रशिया ने हमारा सपोर्ट किया था। तो ये जो सैटेलाइट है, कई एग्जाम्स में इसकी डायरेक्ट डेट भी पूछी गई है। तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी और इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो था कॉस्मोस 3M रॉकेट, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट थी इंडिया की तो इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्यभट्ट जो है वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुई थी। इसका जो रॉकेट जिस व्हीकल ने इसको लॉन्च किया था उसका नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट, ठीक है। लॉन्च कहाँ से हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च कहाँ से हुई थी। ये कपुस्तिन यार, ठीक है, कपुस्तिन यार से ये लॉन्च हुई थी जो आज की डेट में रसिया में है, ठीक है। तो आर्यभट्ट के बारे में कोई भी जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट की उसके बारे में आ सकता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट के बारे में इतना जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट था। और अगर हम डेटा की बात करें, इसी बात को देखते हुए आर्यभट्ट की जो इमेज है, आर्यभट्टा की जो इमेज है उस इमेज को 2 रुपये के बैंक नोट पर लगाया गया था, ठीक है। कब तक लगाया गया था? 1967 से लेकर के 1997 तक इनको लगाया गया था,
ठीक है, उनको मतलब एक तरीके का सिंबॉलिक ऑनर देने के लिए ये बात बोली गई थी। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो सकती है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी उसकी री एंट्री कब हुई थी। जो सैटेलाइट थी उसको री एंटर कब किया गया था। री एंटर उसको किया गया था 11 Feb 1992 में। ठीक है, 1992 को इसको री एंट्री की गई थी। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये ब्लू बर्ड सैटेलाइट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका क्या रोल है। ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी, स्पेस कंपनी है एक, उसका नाम है AST स्पेस मोबाइल। ठीक है, उसको इसने बनाया था। और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जो बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के, ठीक है ना, मतलब कि ब्रॉडबैंड लेवल पे, तो ब्रॉडबैंड की तरीके से काम करेगी ये। ठीक है, जो मोबाइल कनेक्शन है ना, मोबाइल कनेक्शन जो होता है वो ब्रॉडबैंड लेवल पे होता है। ठीक है, तो जो 4G और 5G कनेक्टिविटी है ना, उसको प्रोवाइड करने का काम करेगी ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, तो ये है। उसके साथ साथ ये LVM-3 से इसको लॉन्च किया गया था और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता है। अगर इसरो के LVM-3 M6 डेटा से अगर सवाल आएगा तो इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता वो, मतलब एक गारंटी दे सकता हूँ मैं। और इतना सब मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हंसा 3। हंसा 3 क्या है, एक ये पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जैसे अभी आप देखोगे ये एक नाव है। ठीक है, तो नाव है, तो नाव को जो चलाता है वो पायलट होता है। ठीक, अब जिसको चला रहा है उसको तो ट्रेनिंग दी जाएगी ना। अब सोचो पानी के अंदर जो नाव चला रहा है, तो पानी के अंदर ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए एक पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया गया है, उसका नाम है NG पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं सब बता दूंगा आपको। इसको सबसे पहली बार हंसा 3 जो है, इसको 1980 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका काम किसने स्टार्ट किया था, CSIR NAL, जिसने अभी इसको बनाया है ना, उसका काम स्टार्ट हुआ था। फिर 1993 में इसका एक प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था, मतलब इसी की तरीके से काम करने वाला एक अलग से ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था। तो उसी सीरीज़ का ये एक हंसा 3 जो है वो उसी सीरीज़ का है, जो प्रोटोटाइप डेवलप हुआ था ना, हंसा एयरक्राफ्ट 1993 में डेवलप किया गया था। उसी सीरीज़ का हंसा 3 है। ठीक है, अभी ये क्यों न्यूज़ में है, अभी ये इसलिए न्यूज़ में है कि इसका जो इंडिजिनस वर्जन है, जो कंप्लीट इंडिया का जो वर्जन है, वो अभी रिसेंट में लॉन्च किया गया था 29 नवंबर 2025 को। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, CSIR NAL ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें इंडिया के कई प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा लगा हुआ है। जैसे हम आपको बताते हैं कि एक पायनियर क्लीन करके एक फर्म है, उसका पैसा भी इसमें लगा है तकरीबन 150 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का तो शेयर है ही इसमें, गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्ट किया ही है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सारस MK2। तो ये सारस MK2 है क्या, ये एक सिविलियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, 19 सीटर है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है, 19 सीटर है, एयरक्राफ्ट है और लाइट एयरक्राफ्ट है। इसको डेवलप किसने किया है, CSIR NAL ने इसको डेवलप किया है। NAL का मतलब क्या होता है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ठीक है, उसके साथ साथ इसको HAL का भी सपोर्ट मिला हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी इसको सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, अब सारस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो सवाल तो आएगा, और सवाल आएगा आपका इससे, अगर करंट से सवाल बना पाएगा तो करंट से बनाएगा वो, नहीं तो फिर वो सवाल बनाएगा स्टैटिक से, और स्टैटिक से सवाल बनता है तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो बनाया गया था ना, जब सारस एयरक्राफ्ट सबसे पहली बार बनाया गया, तो ये 14 सीटर था और इसको 2004 के अंदर इसको फ्लाइट किया गया था पहली बार। ठीक है, 2009 में इसकी जो फ्लाइट थी वो क्रैश कर गई थी। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, रीडिज़ाइन किया गया इसको, और रीडिज़ाइन करने के बाद में फिर इसको 2020 से लेकर के 22 के अंदर इसकी टेस्टिंग स्टेज चली, और तब जा करके इसको अभी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसकी अभी जो सारस MK2 की जो फ्लाइट है, अभी टेस्ट फ्लाइट जो है उसकी वो 2027 के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है कि तब जाके इसका होगा। ठीक है, इसके अंदर सारी सर्विसेज भी आपको मिलेंगी, जैसे कि एक मेडिकल
इक्विपमेंट्स होंगे इसके अंदर, सारे इमरजेंसी सपोर्ट होगा, एयर एम्बुलेंस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट है, इस तरीके की सर्विसेज के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब कुछ आपको बता चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट है आयरन बर्ड फैसिलिटी। आयरन बर्ड फैसिलिटी क्या है? आपको सोचो कि आयरन बर्ड बोल रहा है इसमें, तो क्या होगा? तो आयरन बर्ड फैसिलिटी जो है वो ये है कि जो सारस MK2 है ना, ये इसको टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या टेस्ट करेगा? जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करेगा, फ्लाइट कंट्रोल, ठीक है, लैंडिंग गियर्स, कॉकपिट कंट्रोल। जैसे इस बार आपने देखा होगा UPSC के अंदर ब्लैक बॉक्स पे सवाल आ गया, मैं कई बार बोलता था कि ब्लैक बॉक्स पे सवाल तो आना ही आना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करेगा, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको भी चेक करेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम को भी चेक करेगा। तो आयरन बर्ड फैसिलिटी ये हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंडिया का जो इंडिजिनस जीन एडिटिंग बन गया, जैसे आपने अभी कई बार देखा होगा न्यूज़ में रहता है, Cas9 न्यूज़ में रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सीजर है, जैसे कि ये आपका प्लाज्मिड है, आपको इस वाले एरिया में मान लो कोई दिक्कत है, हमने इतने वाले एरिया को काटा, यहाँ से निकाला और दूसरे एरिया को यहाँ पे जाकर जोड़ दिया। तो Cas9 क्या करता है? ये प्रिसाइज सीजर है, कटिंग करने के लिए तो काम करता है ये प्रोटीन, ठीक है। तो TNBP क्या है? ये इंडिया का जीन एडिटिंग टूल है। तो अभी आप देख रहे हो जो क्रिस्पर है ना, क्रिस्पर की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 1000 अमीनो एसिड से देखती है और ये 408 अमीनो एसिड से देखती है। तो TNBP जो है इंडिया का है, इसको किसने डेवलप किया है? ICAR ने डेवलप किया है। राइस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है कटक के अंदर, उसने किया है। ये RNA गाइडेड न्यूक्लियस है, ठीक है। लार्ज प्रोटीन क्या है? जैसे Cas9 है, 1000 से 1500 अमीनो एसिड्स रहते हैं। Cas12a 1100 से 1300 रहते हैं। अगर और कुछ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा अगर बायो के अंदर, मैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाऊं तो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। TNPB का मतलब है ट्रांसपोषण एसोसिएटेड प्रोटीन बी। ये एक RNA गाइडेड DNA कटिंग एंजाइम्स है, जैसे Cas9 है, ठीक है। जैसे क्रिस्पर के अंदर आप देख रहे हो, क्रिस्पर के अंदर हमको 12 एंजाइम्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे जो आप क्रिस्पर की जो टेक्नोलॉजी देखते हो, तो क्रिस्पर के अंदर Cas9 है जिसके अंदर 9 एंजाइम्स हैं, Cas12 है जिसके अंदर 12 एंजाइम्स हैं, ठीक है। जो ये अभी तक जीन एडिटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जा रहा है जीन एडिटिंग के लिए। और अभी क्या है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि वो DNA को कट करती है स्पेसिफिक लोकेशन पे। आपने बता दिया कि भाई इस पॉइंट पे हमें कट करना है, जो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर होता है उसके इस वाले पॉइंट पे हमें कट करना है, इस वाले पॉइंट पे हमने कट कर दिया, ठीक है। सीजर है ना, इसको हमने कट करके यहाँ से निकाल लिया, तो DNA को कट भी कर रही है, उसके बाद इसको रिपेयर भी करेगी। तो TNBP का काम है, TNBP का काम ये है कि DNA को कट तो किया ही उसने यहाँ से, उसके साथ साथ इसको रिपेयर भी करेगी वो, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। TNBP इंडिया का इंडिजिनस सीजर है, Cas9 और Cas12, ये 3 तरीके के सीजर हैं, ओके। तो ये भी DNA को कट कर रहा है प्रिसाइज लोकेशन पे और फिर उसको रिपेयर करेगा। ये भी DNA को कट कर रहा है प्रिसाइज लोकेशन पे। लेकिन अब इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर ये है कि इसका जो साइज़ है वो छोटा है, इनके जो साइज़ है वो बड़े हैं। इसका जो गाइडेड RNA है वो क्या है? वो राइट एंड पे है, ये राइट एंड पे ज़्यादातर रहता है आपका, ठीक है। cRNA क्या है? इसका जो है वो आपका रहता है cRNA, ठीक है। अभी इसकी डिलीवरी कैसी है? मतलब जो कट कर रहा है वो कैसी है? ईजियर है, आराम से कट कर देता है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। ये और ज़्यादा आराम से कट कर देता है जो Cas9 है। तो ये क्या है? ये RNA गाइडेड DNA एंडोन्यूक्लियस है, बस इतना आपको समझना है। सवाल इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसको किसने डेवलप किया है? ICAR ने डेवलप किया है, राइस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अब और आपको मैं नॉर्मली इसको समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। अगर और ज़्यादा कुछ होगा अगर इसमें, तो मैं आपको जो स्टैटिक की क्लास लूँगा उसमें बता दूँगा, क्योंकि करंट तो इसमें कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अगर जीन एडिटिंग पे जाएंगे, जैसे जीन एडिटिंग वाला जो सीन है, जैसे आप देखते हो कि जो CRISPR-9 है या Cas9 है वो कैसे कट करती है DNA को। जैसे ये DNA का सीक्वेंस है आपका, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये DNA का सीक्वेंस है। यहाँ पे मान लो कोई दिक्कत आ गई तो यहाँ पे वो क्या करेगा? इतने एरिया को कट कर देगा, कट करके इसका जो सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक। तो यही इसका काम होता है।
इसका काम कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना ही इसका काम होता है। सीजर है ना, ये सीजर मतलब प्रिसाइज लोकेशन पे कट कर देना। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है अपनी वो ये है कि जेनजी पोस्ट ऑफिस आईटी दिल्ली, आईटी दिल्ली के अंदर जेनजी पोस्ट ऑफिस खोला गया था। ओके, उसके साथ साथ अपनी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया का जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो कब हुआ? ये आपका 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंट में 6 से 9 2025 में ये हुआ है, दिसंबर को। कहाँ पे हुआ है? पंचकुला हरियाणा में। क्या हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025। ठीक है, अब हम कुछ इसके बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं, कब लॉन्च हुआ, क्या है। सबसे पहले ये 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था सबसे पहली बार। उस बार से अभी तक हर साल ये ऑर्गेनाइज होता है। इसमें प्रमोट किया जाता है, इसमें इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, इसमें शोकेस होता है अपने इंडिया का जो साइंस एंड टेक है वो। इसका थीम क्या रहता है? थीम वही, मतलब जितनी भी सेक्शंस हैं सोसाइटीज़ के, जितने सेक्शन हैं उन सबको साइंस एंड टेक का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, सवाल स्टेटमेंट बेस्ड में बना के दे सकता है पहले और दूसरे में, कि इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। इसी प्रकार से इसमें एसोसिएशन किसका रहता है? व्यंजना भारती, जो विवाह है वो एक नेशन वाइड मूवमेंट था, उसका भी इसमें योगदान रहता है। ओके, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ उसमें है। 2023 वाला जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, और गोवा में भी हुआ था, और पणजी में भी हुआ था। ठीक है, पणजी और क्या बोलते हैं फरीदाबाद, इन 3 जगह पे हुआ था। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट डेटा है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले उस पर चलते हैं, जो हो बैक्ड वोक्सल ग्रिड। अभी इंडिया ने अपना खुद का इंडिजिनस MRI स्कैनर बनाया है। ठीक है, इसका जो पावर है वो 1.5 टेस्ला का है। ठीक, अब आपको टेस्ला ही बता देंगे क्या होता है, हम आपको ये बता देंगे कि जोहो क्या है। ओके, इसमें हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 2013 के अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू हुआ था MRI टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसको फाउंड किया था अर्जुन अरुणाचलम ने। ठीक है, लगातार 11-12 साल तक उन्होंने पूरा अपना रिसर्च किया। उसके बाद 25 दिसंबर 2025 को MRI जो स्कैनर आप देख रहे हो, जो न्यूज़ ये वाली इंडिजिनस जो है, जो बैक्ड वोक्सल ग्रिड वाला, ये इंस्टॉल किया गया। ये कहाँ पर किया गया? 1.5 टेस्ला का MRI स्कैनर है। ये चंद्रपुर कैंसर केयर जो फाउंडेशन है नागपुर में, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पर? चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अभी जोहो कॉर्पोरेशन है, जोहो कॉर्पोरेशन तकरीबन इसमें 35 से 40 करोड़ रुपए लगाया है इस वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, इंडिया का जो बायो फार्मा मिशन था, नेशनल बायो फार्मा मिशन, उसने भी इसको फंड किया है बिरेक के साथ मिलके। तकरीबन 15 से 16 करोड़ रुपए इसको दिया गया है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम जोहो और टेस्ला और देख लेते हैं। जोहो जो है, जोहो 1996 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। ये USA में कैलिफोर्निया के अंदर फाउंड हुआ था, और इंडिया का बंदा था उसने, श्रीधर वेम्बू ने इनको फाउंड किया था। अभी रिसेंट में ये इंडिया के कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने, और श्रीधर वेम्बू को इसी वजह से पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। पद्मश्री भी मिल चुका है इनको। ठीक है, और एक्स्ट्रा कोई फंडिंग नहीं है इसमें, सिर्फ यही एक फंडिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे टेस्ला के ऊपर। टेस्ला क्या है? टेस्ला जो है, टेस्ला 1 वीवर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये है टेस्ला। आ सकता है सवाल साइंस एंड टेक के अंदर पूछा जा सकता है कि वो टेस्ला न्यूज़ में है, तो 1 वीवर मतलब वीवर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 1 टेस्ला। तो अब ये 1.5 टेस्ला का MRI क्यों इसमें बनाया गया है? क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स हैं जितने भी, वो 1.5 टेस्ला का ही MRI यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक जो वर्जन है 3 टेस्ला का भी यूज़ होता है, लेकिन 3 टेस्ला जो बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ओके, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्या है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट।
अब अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन ये बनाया गया है। इसको पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। पिक्सल स्पेस इंडिया इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, 2019 के अंदर बेंगलुरु बेस्ड है, ये बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसको जो है क्षितिज खंडेलवाल और अवैस अहमद ने बनाया था। ओके, और 2019 से लगातार ये अभी तक काम कर रही है। तो इसने ये जो बनाया है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये इसमें इन्वेस्टमेंट है 1200 करोड़ के आसपास का। ठीक है, इसके अंदर 12 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, 12 सैटेलाइट्स हैं, पूरे कॉन्स्टलेशन बनाया है इसने। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। तो इसके अंदर कितनी सैटेलाइट्स हैं? 12 सैटेलाइट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। रिसेंट में मैं आपको बता देता हूँ, जो मिशन दृष्टि एक चालू हुआ है अभी मई में, अभी रिसेंट में मई में चालू किया गया है इसको, 3 से 4 मई को। ठीक है, जस्ट मिनट में आपको बता देता हूँ। अभी मिशन दृष्टि एक चालू किया गया है 2026 के मई में। ठीक है, तो मिशन दृष्टि में क्या हुआ है, इसमें भी प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाई जा रही हैं। ये कौन डेवलप कर रहा है इनको? गैलेक्सी आई इसको डेवलप कर रही है, बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट कंपनी है। और इसका जो लॉन्च व्हीकल होगा वो होगा स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, जो सबसे धुआंधार रॉकेट, सबसे बेहतरीन, सबसे हैवी रॉकेट जो है वो। ठीक है, तो अभी इसी ने जो गैलेक्सी आई है, इसने वर्ल्ड का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है उसकी इमेजिंग करेगा अकेले सिंगल वन स्पेसक्राफ्ट से। ठीक है, तो ये रिसेंट में भी लॉन्च किया गया। जनवरी के अंदर एक ऐसे ही इंडिया का जो है प्राइवेट लेड ईओ सैटेलाइट नेटवर्क चालू किया गया था। उसके अंदर भी 12 सैटेलाइट्स थी। ठीक है, 12 अर्थ सैटेलाइट्स थी। तो मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? LRASHM लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल। ये DRDO ने भी रिसेंटली लॉन्च की है। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? मैक 10 के आसपास इसकी स्पीड है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बायोसेफ्टी लेवल 4 ऑब्जर्वेटरी पर। ठीक है, बायोसेफ्टी लेवल 4 जो लेबोरेटरी है ये गुजरात के अंदर बनी है। अब इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि बायोसेफ्टी लेवल 4 क्या होता है, तो फिर हमें ये भी जानना होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये 3 भी तुम्हें जानने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको बनाया किसने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है आपका? वो है आपका पुणे के अंदर। ठीक है, तो गुजरात में बना है बायोसेफ्टी फ्यूल लेबोरेटरी 4। अब हम 1, 2, 3 भी देखेंगे। अब देखो जो लेवल 1 है, जो जस्ट अ मिनट, हाँ, लेवल 1 जो है, लेवल 1 क्या कर रही है? लेवल 1 ऐसी लैब्स होती हैं जो ऐसे एजेंट्स को हैंडल करती हैं जो नोन नहीं है। ठीक है, आपको मान लो किसी ह्यूमन ने किसी ह्यूमन को कोई वायरस एंटर कर गया उसके अंदर, जैसे कि जो कोरोना वायरस था स्टार्टिंग में वो लेवल बायोसेफ्टी के लेवल 1 में आ रहा था। लेवल 1 लेबोरेटरी में उसको रिसर्च की गई थी, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब हमें उसके बारे में मान लो पता लग गया, ठीक है, हमको जैसे ही पता लग गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर वो जाएगा लेवल 2 में। लेवल 2 में क्या है? हमने उसका पूरा वो ढूंढ लिया, मतलब लेवल 1 के अंदर हमने उस पर रिसर्च करी, और रिसर्च करने में हमने उसके बारे में ढूंढ लिया कि अब ये ट्रीटेबल है कि नहीं। जो वायरस ट्रीटेबल है वो वायरस चला जाता है लैब 2 के अंदर। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो ट्रीटेबल है और उसके साथ साथ वो ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है, कहीं ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो वो कंट्रोलेबल है, मतलब उसको हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, जैसे हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 बोलता है, जस्ट अ मिनट, आप लोग नोट्स बना लेना इसके। लेवल 3 क्या बोलता है? लेवल 3 वो वाला है जो मतलब एक तरीके का सीरियस जो डिसीजेस हैं उनको देखता है। ठीक है, आपने इनहेल कर लिया, आपने सांस लिया अंदर, वो अंदर चला गया वायरस, उसको ट्रीट करने के, जैसे कोविड-19 था, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, आपने इनहेल कर लिया, अंदर चली गई, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, लीथल है लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। ऐसे ही अब आ जाओ 4 पे। 4 मतलब क्या है? मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं, मतलब हाईएस्ट बायोसेफ्टी लेवल उसका रहेगा। जितनी भी भयानक बीमारी है, जैसे इबोला वायरस है, मार्बर्ग वायरस है, लिख देता हूँ मैं, जैसे मार्बर्ग वायरस है, इबोला है, लासा फीवर है, ये सब क्या हैं? ये सारी की सारी हैं
खतरनाक बीमारी, और ख़तरनाक बीमारी के लिए जिसके लिए वैक्सीन अभी तक नहीं है या ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, वो जितनी भी आएंगी आपकी BSL-4 के अंदर आएंगी, जिसमें हाई ट्रांसमिबिलिटी है, ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है इसका, ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई। जैसे अभी आप देख रहे हो हंटा वायरस आया एक, जस्ट अ मिनट, अभी आपने देखा होगा हंटा वायरस चूहों से फैल रहा है, ठीक है। अगर वो घुस गया बॉडी में तो काम खत्म ही समझो आप अपना। हंटा वायरस अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में। तो ऐसे ही इबोला वायरस है, लासा फीवर है, एक क्रीमियम कॉन्गो ह्यूमॉर्फिक फीवर है, वो भी इसी के अंदर आएगा, मतलब सबसे खतरनाक, ठीक है। तो ये वाली जो BSL-4 होती है ना, ये आइसोलेटेड बनाई जाती है हमेशा, इनके आसपास बहुत बड़ा वो रहता है। जैसे कि ये अगर BSL-4 की लेबोरेटरी बनी है तो इसके आसपास तकरीबन 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं होता है, ठीक है। 5 किलोमीटर का जो ये एरिया है ना, इसके बीच में ये कोर एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये पब्लिक के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको बनाया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, सागर मैत्री। सागर मैत्री क्या है? सागर मैत्री 5 कोची से गई थी रिसेंट में, INS सागर ध्वनि, GRSC ने इसको बनाया है 1994 के अंदर। सागर मैत्री 5 जो है उसका मतलब है कि 5th जनरेशन, ठीक है, 5th जनरेशन ओशियन रिसर्च सर्वे वेसल है। ये ओशन के अंदर जो रिसर्च हो रही है, डीप सी टेक्नोलॉजी में जाकर के जो हो रही है, ओशियनोग्राफी जिसको बोलते हैं हम लोग, डीप सी रिसर्च हो रही है, ठीक है। मैरीटाइम के अंदर जो हम इंडिया जो अपना, जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंट में मत्स्य 600 बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? कि हम सेल्फ रिलायंस हो सकें, किसमें? अपने ओशियनोग्राफी में या डीप सी रिसर्च में, ठीक है। मत्स्य 600 का काम यही था। तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया GRSC ने, और हेल्प ली है किसकी? हेल्प ली है L&T की, L&T की भी हेल्प ली है इसमें। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वो साइंटिफिक रिसर्च करेगी, इंस्ट्रूमेंट जो हैं ओशन के अंदर उनको रिकवर करेगी, मैपिंग है, एक्सप्लोरेशन है, इन सबको करेगी, ठीक है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और कुछ नहीं है यहाँ पे। DRDO प्लस नेवी का जो कंबाइंड ये जो है वो था, ठीक है, प्रोजेक्ट था, कंबाइंड प्रोजेक्ट था। इसके साथ अब हम आ जाते हैं सूर्यास्त्र पे। सूर्यास्त्र एक रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। देखो ऐसे कई सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हमें आते हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला जो सवाल आप देख रहे हो ना, सूर्यास्त्र वाला, ये सूर्यास्त्र जो है ये रॉकेट लॉन्चर है, इसको NIBE लिमिटेड ने बनाया है। जनवरी 2026 की ये न्यूज़ है, कंप्लीट न्यूज़ है इसकी, ठीक है। ये इजराइल के सपोर्ट से बनाया गया है। इजराइल की एक कंपनी है इल्बिट सिस्टम, उसने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में जो इंडियन आर्मी है वो आप देख रहे हो कि लगातार साइंस एंड टेक से लबालब होती चली जा रही है, ठीक है। पूरा अक्रॉस कर दिया उसने, मतलब हर चीज़ जो है वो साइंस एंड टेक के थ्रू बना रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि इंडिया की जो आर्मी है वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे काम करे, ठीक है। अभी 2025 के अंदर आप देख रहे हो कि इंडियन आर्मी का थीम भी था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात उसने बोली थी। तो अभी जो ये है रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, इसका काम क्या है, ठीक है। इसके मल्टीपल काम्स हैं, ठीक है। एक तो ये लॉन्च करेगा, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर है तो लॉन्च करेगा, जो एम्यूनिशन है उसको भी ले जाएगा ये, ठीक है। इसका काम रहेगा लॉन्ग रेंज में प्रेसिजन करना, नेविगेशन करना, हाई एक्यूरेसी के साथ में चीज़ों को दूर तक ले जाना, ठीक है। इसका काम है मोबिलिटी और सर्विलांस का, सूर्यास्त्र का, ठीक है ना। मतलब जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनके ऊपर एकदम से इंटेलिजेंस बैठाना। और ये कंप्लीट बना किसके अंदर है? आत्मनिर्भर भारत के अंदर बना है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बना है। इजराइल की कंपनी इल्बिट सिस्टम का इसने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये 300 किलोमीटर तक जा सकता है, 300 किलोमीटर तक इसका जो प्रिसीजन है वो 300 किलोमीटर तक का है, ओके। इसका काम है जैसे कि डीप स्ट्राइक करना। जैसे दुश्मन है, दुश्मन मान लो किसी स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैठा है, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं और दुश्मन है यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे दुश्मन है, तो ये क्या करेगा? इसको ढूंढेगा और इसको ख़त्म कर देगा। पहली चीज़। प्रिसीजन हिट का मतलब होता है कि कम से कम कोलेटरल डैमेज हो, एकदम वहीं मारेगा। जैसे अभी हमने CAS-9 की बात की थी ना, TNBP की बात की थी, वही चीज़ है, वो वहीं मारेगा जहाँ पर ज़रूरत है, उसी टारगेट को एलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टारगेट एलिमिनेशन भी एक पॉइंट है,
ठीक है। मोबिलिटी और सर्वाइबिलिटी का मतलब क्या है, उसी जगह पे करेगा। तो टैक्टिस है मतलब जो लोग अपने हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 100 लोग थे, ठीक है, वहाँ पे 90 लोग अपने थे और 10 लोग जो है वो विदेशी थे, मतलब जो हमारा जिसके साथ वॉर चल रहा है मान लो, ठीक है। तो वो 10 लोग मारे जाएंगे, 90 बच जाएंगे। तो सर्वाइवल रेट बढ़ाना है। मल्टी कैलिबर रॉकेट्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जैसे 10 रॉकेट्स हैं इकट्ठे एक ही साथ लॉन्च होंगे सूर्यास्त्र से, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, ऐसे करके हम पूरा पार्ट लगातार लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।